हर रोशनी से रोशन हर अंधेरे को तोड़ती, हर सपने को अपनी मेहनत और अपने हौसले से सच करती। यही है वो नई सोच और नई दुनिया का सच जहां महिलाएं अपनी ताकत पहचानती हैं और अपने सपनों को हकीकत में बदलती हैं। हेलो, आई एम योर होस्ट ओजस्वी and I am welcoming you all to the new episode of BBT Beyond Books Season 4। हम सभी जानते हैं कि महिलाओं ने सदियों से संघर्ष किया है। हर चुनौतियों को हर कदम पर उन्होंने संघर्ष के रूप में देखा है। एक वक्त था जब महिलाएं अपनी आवाज उठाने से डरती थी और एक आज का वक्त है जहां महिलाएं न केवल अपनी आवाज उठा रही हैं बल्कि देश की आवाज भी बन रही हैं। वो न केवल अपने अधिकारों के लिए लड़ रही हैं बल्कि अपने सपनों को हकीकत में बदल रही हैं और उन्हें सच में पूरा कर रही हैं। आज हम बात कर रहे हैं वुमेन्स एम्पावरमेंट के ऊपर। तो इस वुमेन्स एम्पावरमेंट को और ज्यादा खास, इंटरेस्टिंग और इस पॉडकास्ट को एक थ्रिलिंग कॉन्वर्सेशन में बदलने के लिए लेट्स वेलकम आवर स्पेशल गेस्ट। She is the officiating head and program coordinator of Mechanical Engineering BBT ITF, Dr. Neha Gupta. हेलो मैम, वेलकम टू आवर शो। हेलो ओजस्वी। सो मैम, मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ कि आपको हमारे शो पे आके कैसा लग रहा है? ओजस्वी, बहुत प्राउड फीलिंग आ रही है मुझे, क्योंकि इतना एक बहुत लंबी एक जर्नी रही है और अभी भी चल रही है कंटिन्यू। बट इसी बीच में आप लोगों की तरफ से जो इनविटेशन मुझे मिला है उसके लिए मुझे बहुत प्राउड फीलिंग आ रही है। बहुत अच्छा लग रहा है कि इसका पार्ट हम बन पा रहे हैं और वुमेन एम्पावरमेंट पे कुछ कह पाएंगे। वेल मैम, अभी तो बातों का सिलसिला शुरू हुआ है और अभी तो बहुत कुछ कहना है और सुनना है। सो मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही क्यों? उस टाइम पे मैंने जितना ऑब्जर्व किया है पहले के टाइम में, जब गर्ल्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग को एक टेक्निकल कोर्स मानती थी और काफी लास्ट ऑप्शन की तरह ट्रीट करती थी। आपने इसे कैसे अपना गोल बनाया? ओजस्वी, एक्चुअली जिस टाइम पे ये मैंने पिक किया था कि मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेना है, तो उस टाइम मेरे ये पेरेंट्स के थ्रू ये सजेशन था कि बीटेक मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग से करना है। तो उस सजेशन को कंटिन्यू करते हुए और उन पे एक जो ट्रस्ट हर किसी को अपने पेरेंट्स पे होता है, वो ट्रस्ट के अकॉर्डिंग चलते हुए इसलिए मैंने ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच ली थी। तो मैम, आपको लगता है कि आप लाइक अपने पेरेंट्स का सपना पूरा कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं आप प्राउड फील कर रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल प्राउड फील कर रही हूँ और उन्हें भी प्राउड फील करा रही हूँ। सो आपको नहीं लगा कभी कि आपको आपकी भी कुछ ड्रीम्स होंगी जिन्हें आप पूरा करना चाहती हैं? हाँ, बिल्कुल ऐसे बहुत सारे ड्रीम्स रहे हैं लाइफ में जिन्हें पूरा करने का कई बार मन किया कि शायद यही करना चाहिए था। बट कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। तो आज के टाइम पे अगर हम देखते हैं खुद को कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे खुद को अगर मैं देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि जो डिसीजन उस समय लिया गया था मेरे लिए, मेरे पेरेंट्स के माध्यम से, वो सबसे परफेक्ट था। तो मैम, जैसा आपने बताया अभी, तो क्या ड्रीम था आपका? मैम, एयर होस्टेस बनना था। सो मतलब मुझे एक्चुअली ये मर्चेंट नेवी बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने अपने उस टाइम पे भी कि एनडीए का एग्ज़ाम देना है और पायलट बनना है, मतलब इस तरीके की थोड़ा उड़ान भरनी है। इस तरीके की चीज़ें दिमाग में रहती थी। तो आपको लग रहा है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जैसे आप प्रोफेसर हैं, सो आपकी उड़ान नहीं भर पाई? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है। जिस प्रोफेशन में मैं हूँ वहीं पे ही उड़ान भर रही, वहीं पे ही। सो मैम, जैसे कि आई एम वेरी क्यूरियस टू नो मोर अबाउट यू। सो जैसे कहते हैं कि किसी को और जानने के लिए उसके चाइल्डहुड को सबसे ज़्यादा शुरुआत करते हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी चाइल्डहुड मेमोरीज कैसी थी, और अगर अभी आपको एक मौका मिले इस प्रेजेंट लाइफ में एक मेमोरी को फिर से जीने का, तो वो कौन सी मेमोरी होगी? फिर से जीने का मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कोई भी ऐसा पार्ट है चाइल्डहुड का जो मैंने पूरी तरीके से जिया नहीं है, क्योंकि अपने पेरेंट्स के साथ मैंने हर एक पल जिया है। मेरी एक सिस्टर है, तो उनके साथ भी मैंने अपना चाइल्डहुड प्रॉपरली जिया है। तो ऐसा कोई पल नहीं है जो कि आज के टाइम पे मुझे ऐसा लगे कि शायद वो कहीं ना कहीं मिस हो गया है या मुझे मिल जाए तो मुझे जीना है।
जैसे कि मैम हम सभी जानते हैं, हम सबका अपनी अपनी लाइफ में एक रोल मॉडल होता है जिन्हें हम एडमायर करते हैं, इंस्पायर होते हैं जिनसे। मैं जानना चाहती हूँ कि आपने किसे अपना रोल मॉडल माना? ओजस्वी, मेरी लाइफ में मेरी रोल मॉडल सबसे फर्स्ट अगर मैं देखूं जिनको मैंने माना है वो है मेरी सिस्टर, मेरी बड़ी बहन, और उसके साथ ही साथ पैरेलली मेरी मदर। तो दोनों ही फीमेल जो कि मेरी लाइफ के लिए सबसे बड़ी रोल मॉडल है मेरे लिए। तो मैम जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपका सब्जेक्ट है एंड आपने इसमें पढ़ाई भी करी है एंड अब आप इसी सब्जेक्ट को पढ़ा भी रही हैं अपने स्टूडेंट्स को। सो क्या डिफरेंस फेस करा आपने एज अ स्टूडेंट एंड नाउ एज अ प्रोफेसर, और क्या चैलेंजेस आपके फील्ड में आए जिन्हें आपने ओवरकम करा? ओके, एक्चुअली जब मैंने ये सब पढ़ा था मैकेनिकल, तो पढ़ने और पढ़ाने के टाइम पे काफ़ी सारा चेंज आता है। पढ़ते टाइम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील नहीं होती है, बट वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ाने के टाइम पे बहुत ज़्यादा फील होती है। और अगर चेंजेस की बात करें तो जिस टाइम मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी वो एक अलग दौर था, और प्रेजेंट टाइम में जैसा एआई इन्वॉल्व है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स इन्वॉल्व हो चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें रोबोट्स पे डिपेंड हो गई हैं, तो वो सारी चीज़ें इनबिल्ट हो रही हैं। और मुझे तो अभी भी ऐसा ही लगता है कि मैं खुद भी एक लर्निंग मोड में हूँ, मतलब कहीं ना कहीं पढ़ाने के साथ साथ खुद भी एक ग्रोथ हो रही है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकते कि मैं सिर्फ बच्चों की ग्रोथ कर रही हूँ, मेरी खुद की भी एक ग्रोथ हो रही है। वेल मैम, ग्रोथ तो हम लोग हमेशा ही करते रहेंगे मरते दम तक, वो तो हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते ही हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप इस प्रोफेशन में हैं जो एक जेंडर ओरिएंटेड प्रोफेशन है, लाइक मेल ओरिएंटेड प्रोफेशन है। सो मैम मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या आपको कभी जेंडर बायसनेस फेस किया आपने? नहीं मैम, कभी ऐसा फील कभी भी स्टडीज करते टाइम या जॉब इंटर्नशिप करते जेंडर बायसनेस नहीं फील हुई है। हाँ, थोड़ा सा ऐसी फीलिंग जरूर आई है कि थोड़ा ओवरकम सा करते हैं, इस तरीके की फीलिंग है, बट हाँ ऐसी कोई बायसनेस मुझे फील नहीं हुई। लकली मेरे पास ऐसे ही सारे लोग रहे हैं जिन्होंने वुमेन्स को हमेशा ही एज ए रिस्पेक्टेड फॉर्म में ट्रीट किया है और हमेशा ही सपोर्ट भी किया है। सो मैम कहते हैं कि एक ही जगह पे बहुत टाइम से काम करते आना, एक ही जगह पे बहुत समय से रहना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्रिएट करता है। सो मैम मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप खुद को कैसे मोटिवेट करती हैं रोज़ काम पर आना एंड देन स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन बनना? मैम, खुद को मोटिवेट करने का सबसे, अगर आप बोलो कि जैसे आपने भी बोला था कि रोल मॉडल टाइप ऑफ, तो वो हमारी ऑनरेबल चेयरपर्सन मैम खुद हैं कि एक मोटिवेशन है। प्रेजेंट टाइम में सोनाक्षी मैम भी हैं, उनको भी आप अगर देख रहे हो तो वो खुद भी एज ए फीमेल, मतलब हमारे पास तो चीज़ों को मैनेज करने के लिए बहुत ही कम पार्ट है जिन्हें हमें मैनेज करना है, बट उन्हें तो बहुत कुछ मैनेज करना है। तो उनको देखते हुए ही हम लोग चल रहे हैं आगे। और जो मेरी इतनी लॉन्ग जर्नी है वो मैनेजमेंट के सपोर्ट के बिना या मैम के सपोर्ट के बिना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। सो मैम जैसे कि मैंने बताया या आपने भी बताया कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हाई हो जाती हैं। सो मैं जानना चाहती हूँ क्या ऐसी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिन्होंने आपने अभी अकम्प्लिश करा? लाइक रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ओजस्वी, मैंने एक्चुअली पिछले 1 साल से मैं हेडशिप पर हूँ, तो अपने ही फैकल्टीज़ के बीच में से उठ करके, अपने ही कलीग्स के बीच में से उठ करके एक पोस्ट पे बैठना और उन सबके साथ काम करना और उनसे काम करवाना जो मेरे अपने ही हैं एक तरीके से, जिनके साथ मैं बैठी हूँ, तो ये मुझे लगता है कि बहुत टफ भी नहीं है और बहुत इजी है ये करना। प्रेजेंट टाइम में जिस भी पोस्ट पर मैं हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन, एकेडमिक, पैरेलली दोनों चीज़ें चल रही हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें बहुत आसानी से कर लेते हैं। उसका मेन रीज़न है, शायद मुझे ऐसा लगता है कि टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ वर्क मैनेज करना, ऑफिस का वर्क हो या घर का वर्क हो, वो सब पैरेलली मैनेज करने से ही सब पॉसिबल होता है और करना खुद को ही है सब।
तो मैम ये तो आपने अपना डिपार्टमेंट का बता दिया, बट डिपार्टमेंट के अलावा भी यूनिवर्सिटी में ऐसी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो निभानी पड़ती हैं, जैसे उत्कर्ष इवेंट हो गया जो मेगा इवेंट है बीपीटी यूनिवर्सिटी का। हाँ। सो मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप इवेंट्स में अकम्प्लिश करती हैं। ओजस्वी, मैं उत्कर्ष में ओपनिंग सेरेमनी मैंने इससे पहले भी प्रेजेंट टाइम में भी उत्कर्ष की ओपनिंग सेरेमनी में मैं हूँ, एंड इससे पहले भी मैंने ओपनिंग सेरेमनी होल्ड की है, एंड स्पोर्ट्स इवेंट्स कराए हैं, अपने स्टूडेंट्स को दूसरे कॉलेज में लेके जाना, स्पोर्ट्स प्ले कराना, ये सारी चीज़ें और ये सब किया है। और रिसर्च एरिया में मैंने काफ़ी काम किया हुआ है, कई सारे पेटेंट्स मैंने पब्लिश किए हैं जिसमें कि 2 ग्रांट भी हैं। इट्स अ बिग थिंग फॉर मी। मेरी एक बुक भी पब्लिश है, एंड एक अभी गुड न्यूज़ जल्दी आपको मिलेगी, वर्किंग में है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं पैरेलली करती हूँ, और अगर आप बीबीडी में कहेंगे तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो मुझे मिलती रहती हैं टाइम टू टाइम, मैं उसमें अपना परफेक्ट देने की कोशिश करती हूँ, चाहे वो स्पोर्ट्स की एक्टिविटी हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो एकेडमिक हो, चाहे वो कहीं पे भी बीबीडी मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करना हो, या उत्कर्ष हमारा मेगा इवेंट, या एलुमिनी मीट, या ऐसे मैनी मोर, बहुत है, ऐसे बहुत है मतलब। सो मैम पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, एंड मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे आपने बताया कि उत्कर्ष एक मेगा इवेंट है, एंड बहुत सारी आपने अभी चीज़ें बताई, तो क्या चैलेंजेस फेस करे आपने उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने में? आपको क्या चैलेंजेस फील हुए? मैम एक्चुअली कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमें मिलती है ना, वो जो भी एक वुमेन एज ए उसको होल्ड करके जैसे चल रहे हैं हम लोग, तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ साथ बैकअप में एक हमारे पास टीम भी होती है। तो यहाँ पे मेन रोल आता है कि हमारी मैनेजमेंट स्किल कैसी है, हम उस टीम को कैसे मैनेज कर रहे हैं। और कोई भी सक्सेस है वो हम पब्लिकली भले उसे इंडिविजुअल लेवल पे काउंट करें, बट जो हमारी टीम है, जो हमारे लोग हैं, जो हमारे साथ हैं, उन सबकी ही मेहनत से होता है। तो कोई भी ऐसे चैलेंजेस वर्ड नहीं मुझे लगता कि मैं नहीं यूज़ करूँगी कि ऐसा एक चैलेंज सा कुछ लगा, बट हाँ छोटी छोटी चीज़ें आती हैं, और वो एज ए टीम वर्क, टीम के साथ काम करने से बहुत ही इजी वे में निकल जाती हैं। कभी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेशर फील नहीं हुआ, या फिर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेशर हटा दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी को ही अपना आगे देखा? बिल्कुल, ये आपने एकदम सही कहा ओजस्वी कि प्रेशर रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखिए बहुत सारी हैं लाइफ में। ऐसा ही नहीं है कि बीबीडी ने मुझे बहुत ही बेसिक लेवल से उठाया है, ये मैं बिल्कुल बोलूँगी, और इसमें मुझे बिल्कुल भी शर्मिंदगी नहीं है। बहुत ही बेसिक लेवल से उठाया है, इसके लिए मैम को बहुत थैंकफुल हूँ मैं, मैम के लिए। और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो मैंने यहाँ निभाई हैं, बहुत सारे लोगों के सपोर्ट से निभाई हैं। अकेले इंडिविजुअल मैं बिल्कुल भी इसमें नहीं हूँ। और जो आपने कहा ना चैलेंजेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ, या जो भी चीज़ें हैं, है ना, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जब आपके पास बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो आपको सिर्फ मतलब ये सारी वुमेन्स को भी मैं कहना चाहती हूँ कि आपको सिर्फ अपने काम को लाइंड अप करना है, अपने टाइम को शेड्यूल करना है, देन इट्स वेरी इजी प्रोसेस, बहुत ही आसान काम है। और टीम जो आपके साथ है उनको मुझे ऐसा लगता है कि उतना ही काम आप डिस्ट्रीब्यूट करिए जितना वो हैंडल कर सकें। अगर आपने सारा काम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो काम नहीं हो पाता है। तो कभी जिस तरीके से आपने बताया कि उतना ही काम हैंडल करना चाहिए जितना वो कर सकें, तो कभी ऐसा हुआ कि काम बहुत ज़्यादा पड़ गया एंड वो चीज़ नहीं पूरी हो पाई? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, क्योंकि मैं खुद भी एक ऐसी मतलब पर्सनालिटी हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आज ये काम होना है तो वो होना है, चाहे मैं उसे घर पे करूँ, चाहे मैं रात में करूँ, चाहे मैं यहाँ करूँ। मुझे यहाँ टाइम नहीं मिला तो मैं शाम को कर लूँगी, शाम को टाइम नहीं मिला तो रात में नहीं मिला तो अर्ली मॉर्निंग कर लूँगी। बट वो मुझे, अगर मैंने एक बैरियर सेट कर दिया है कि मुझे इस टाइम के अंदर ये काम करने हैं, तो वो मुझे उस टाइम के अंदर ही करने हैं। वो उस काम को करने के लिए मैं अकेली रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो जैसे कि हम लोग सुनते आए हैं हमें अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को अलग रखना चाहिए। जैसे कि आपने भी बताया कि ये काम यहाँ नहीं हो पाता है तो मैं घर पे भी कर लेती हूँ। सो
इसमें पर्सनल लाइफ में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता? नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ता ओजस्वी, क्योंकि पर्सनल लाइफ पे इफेक्ट इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि आपने वहाँ पे भी अपनी चीज़ों को बिल्कुल लाइंड अप कर रखा हुआ है, बिल्कुल शेड्यूल कर रखा हुआ है। पर्सनल लाइफ में जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं उनको कोई भी चीज़ हार्म नहीं करती है, या कह सकते हो कि हम उनको भी प्रॉपर उतना टाइम देते हैं जितनी की उनको ज़रूरत है ना। तो मेन पार्ट यहाँ पे आता है मैनेजमेंट स्किल। मैनेजमेंट स्किल। सो मैम, मैं ये जानना चाहती हूँ कि अपनी एज ए प्रोफेसर एक ड्यूटी होती है एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ को भी निभाना और स्टूडेंट को पढ़ाना भी। सो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप दोनों चीज़ें कैसे बैलेंस करते हैं? मैम देखिए, एकेडमिक की जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो सारी हमारी शेड्यूल्ड होती हैं कि किस दिन किस टाइम पे एकेडमिक का हमारा इंगेजमेंट है, ठीक है। बाकी रेस्ट ऑफ द टाइम हम फ्री होते हैं, तो जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन के वर्क है हमारे वो हम उस टाइम पे करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस कि इसमें कभी कभी अर्जेंटली भी कई सारे काम आ जाते हैं जिस टाइम पे हम दोनों चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं इजी वे में। इतना ये मतलब पेनफुल काम नहीं है मुझे ऐसा लगता है। सो मैम, आप अपने सारे काम को हंसी मजाक में और बड़े अच्छे से आराम से पूरा कर लेती हैं? हाँ, मतलब हंसी मजाक तो नहीं कह सकते हैं आई थिंक कि मतलब मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको का प्रेशर फील नहीं होता? प्रेशर फील होता था एक टाइम पे, अब नहीं होता है। अब नहीं होता है बिकॉज अब आपका हाथ जम गया है जिसे कह सकते हैं। कह सकते हो हाथ जम गया, या कह सकते हो कि एक मेच्योरिटी लेवल आ गया है, तो बहुत एक सहजता आ गई है जो कि मेंटल लेवल पे भी है और इमोशनल लेवल पे भी है। तो पहले ये नहीं थी, और ये एकदम से आती नहीं है, ये टाइम के साथ आती है। जैसे जैसे चैलेंजेस आपकी लाइफ में आते हैं ये उनके साथ साथ आपके अंदर आ जाती है। जैसे कि मैम अभी आपने कहा आप मैच्योर हैं और मैच्योरिटी ऑटोमेटिक आ जाती है टाइम टू टाइम। कॉलेज लाइफ में आप कैसी थी? अभी तो हम आपको देख रहे हैं मैच्योर, बट कॉलेज लाइफ में तो हमने आपको नहीं देखा, तो आप बताइए कॉलेज लाइफ में आप कैसी थी? आपकी पर्सनालिटी कैसी थी? कॉलेज लाइफ में बहुत बिंदास मैकेनिकल ब्रांच है मेरी, तो ऑफ कोर्स बहुत कम लड़कियां लेती हैं, आपको पता ही है। तो जितने भी बॉयज थे, जितना भी हमारा एक क्लास का एक ग्रुप था, तो कह सकते हैं उनकी बहुत ही एकदम प्यारी दोस्त बहुत केयर करना, बहुत ध्यान रखना, इस तरीके की चीज़ें फेस की हैं। बहुत लापरवाह से थे, कोई टेंशन नहीं है, पेपर है हो जाएंगे, एग्ज़ाम देना है कर लेंगे। और तब शायद इतना फ़र्क भी नहीं पता था कि फेल्योर क्या होता है, अचीवमेंट्स क्या होते हैं, या ये कह सकते हैं पता था, सिर्फ वो शब्द पता था, उसके अंदर की जो ग्रेविटी है वो कभी नहीं पता थी। तो वो धीरे धीरे टाइम के साथ पता चलती रही है, और जब से वो फील हुई है तो अब तो मज़ा ही आता है। सो मैम, आज जैसे कि आपने बताया कि आप बहुत बिंदास थी, अभी जब आप बच्चों को पढ़ाती हैं, यूनिवर्सिटी लेवल के बच्चों को, तो आप अपने आप में मतलब वही आप देखती हैं कि कुछ नया? नहीं, बहुत चेंज है, बहुत चेंज है, क्योंकि मतलब स्टूडेंट्स के साथ तो मेरे दो रूप हैं, आप कह सकते हैं एज ए वुमेन। एक मेरा एडमिनिस्ट्रेशन का भी रूप है जो उन्हें कभी कभी देखना पड़ता है, और मैं खुद भी बचती हूँ कि वो उतना हार्ड फॉर्म ना देखे मेरा। बट एकेडमिक लेवल पे मैं बहुत सीरियस नोट पे अपना जो भी सब्जेक्ट है, जो भी चीज़ें हैं, वो सारी कन्वे करती हूँ, और स्टूडेंट्स भी उसको बहुत सीरियस नोट पे लेते हैं, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ये पता भी है कि पता भी है कह सकते हैं, या कभी कभी मैं अपने सेशंस में भी जो मैं क्लासेस लेती हूँ या कुछ भी चीज़ें करती हूँ, तो उसमें भी टाइम निकाल के मैं जो मेरी कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो मेरे टाइम पे किसी ने मेरे साथ कह सकते हैं कि ऐसे कम्युनिकेट नहीं किए, या बैठ के कभी जिन चीज़ों पे बात नहीं की, मुझे बहुत लेट उनको फील मैं बहुत लेट कर पाई। तो कभी अगर क्लासेस के टाइम पे मुझे ऐसे फील आता है कि बच्चों को इससे अवेयर कराना ज़रूरी है, तो मैं वो सारी चीज़ें बच्चों के सामने रखती हूँ कि यही वो टाइम है जब आपको ध्यान देना है। जैसे कि मैम अभी आपने ही कहा कि जो है आपको अवेयर नहीं करा गया या मिस कम्युनिकेशन हुई, तो मैम मैं जानना चाहती हूँ कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अभी बच्चों को अवेयर करती हैं और आपको उस टाइम पे नहीं अवेयर करा गया? हाँ, ऑफ कोर्स, जैसे अवेयरनेस के, जैसे फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं, तो मेरा एक गैप एक्चुअली उस टाइम पे ये रहा कि मेरे फादर उस टाइम मेरे साथ नहीं थे। बीटेक थर्ड ईयर से मेरे फादर नहीं रहे, तो
जो कुछ चीज़ें जिसके लिए मैंने मैकेनिकल ली भी थी, तो फाइनल ईयर में या थर्ड ईयर में जिस टाइम पे मुझे चीज़ों को ग्रैब करना था, वो एक चीज़ें वहाँ पर लूज हुई, और या कह सकते हैं कि मुझे किसी ने नहीं उस तरीके से बता पाए लोग। तो अब मैं वो जो एक गैप जो मैंने एक फील किया है अपने टाइम पे, वो मैं नहीं चाहती हूँ कि वो बच्चे भी फील करें जो स्टूडेंट्स हैं हमारे। तो वो मैं उनके साथ डिस्कस करती हूँ कि प्रेजेंट टाइम यही एक टाइम है जब आपको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, क्योंकि 4 साल का बीटेक होता है हमारा, तो सेकेंड ईयर तक जो भी आपको थोड़ी शैतानी करनी है, कुछ करना है, आप कर सकते हैं। बट थर्ड ईयर से आपको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू टाइम चलना पड़ेगा, क्योंकि क्या आप सोचते हैं और प्रेजेंट टाइम हमारा एजुकेशन लेवल कहाँ तक जा रहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आ गई है, तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, और अगर उसको अभी थर्ड ईयर में ही नहीं समझे तो फाइनल ईयर तक आते आते कुछ भी हाथ में रहेगा नहीं, और फिर उसके बाद बीटेक खत्म। सो मैम, जैसे कि हम लोग आज वुमेन एम्पावरमेंट पर बात कर रहे हैं, सो मैं ये जानना चाहती हूँ कि वुमेन एम्पावरमेंट की जब बात आती है तो हर एक इंसान का अपना एक अलग पर्सपेक्टिव होता है, हर पर्सन की अपनी एक अलग डेफिनेशन होती है। आपके नज़रिए से वुमेन एम्पावरमेंट की क्या एक अलग डेफिनेशन है और आप इसे किस तरीके से देखती हैं? मैम, मेरे हिसाब से वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो खुद को पहचानने पे आई थिंक टोटली बेस्ड है। मतलब जितना जल्दी वुमेन्स खुद को पहचान लेंगी उतना ही आसान है। और जैसा मैंने भी सोचा है कई बार, लोग क्या कहेंगे या सोसाइटी क्या कहेगी या हमारे साथ के लोग क्या कहेंगे, तो अब भी मेरे लिए बहुत इजी हो गया है, क्योंकि एक सॉन्ग है, आपने भी सुना होगा, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। तो इस सॉन्ग के अलावा एक लाइन मैंने जोड़ी है कि कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, वो अगर अपना काम नहीं करेंगे तो बेचारे करेंगे क्या फिर। तो उन्हें अपना काम करने देना चाहिए, और जो आपका दिल करे, आपको लगे कि आप सही कर रहे हो, किसी को नुकसान ना हो उस डिसीजन से, तो वो डिसीजन ले लेना चाहिए। मैम, मैं ये जानना चाहती हूँ कि कहते हैं वुमेन सिर्फ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाती हैं तो वो एम्पावर्ड हो जाती हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या सिर्फ वुमेन्स फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गई तभी वो एम्पावर्ड कहलाती हैं? नहीं, क्या और सेक्टर्स हैं इंडिपेंडेंट के? इंडिपेंडेंट के सेक्टर एक्चुअली फाइनेंशियली अगर आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, उसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप एम्पावर्ड हो गए। एम्पावर्ड आप ब्रेन से होते हैं, अपने थॉट प्रोसेस से होते हैं, आपकी पर्सनालिटी आपको क्या बोलती है, मतलब लोग उसको किस तरीके से लेते हैं, वो एम्पावरमेंट होना ज़्यादा जरूरी है। फाइनेंशियली इट्स नॉट अ बिग डील। मतलब फाइनेंशियली का तो कोई पैरामीटर ही नहीं है ना, आज 30 मिल रहा है, कल 60 मिलेगा, फिर 1 मिलेगा, फिर 1.5 मिलेगा। बट जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, जो दुख में भी हैं, जो सुख में भी आप कह सकते हैं, तो वो हमेशा वैसे ही रहेंगे। उनके आपकी सैलरी उनकी रैंकिंग नहीं कर पाएगी। तो आई थिंक कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना ये वुमेन एम्पावरमेंट का एक रोल नहीं है। आपका माइंड सेट क्या कहता है, आप कितना बेटर वे में चीज़ों को हैंडल करते हैं, इमोशनली आप कितने स्ट्रांग हैं, लोगों की बात को आप अपने दिल तक कितना लेके जाते हैं और कितना बाहर रखते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। सो मैम, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब वुमेन एम्पावरमेंट की बात आती है तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में सेफ्टी का नाम चल ही रहा होता है। तो सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपका इस पर क्या पर्सपेक्टिव है कि क्या वुमेन्स के साथ सेफ्टी एक एम्पावरमेंट को इम्पोज कर रही है? नहीं ओजस्वी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि जो सेफ्टी की बात आप कर रहे हो, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई और क्यों लेगा, वो हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी सेफ्टी। मुझे ऐसा लगता है ना, ये हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम इसे दूसरे को क्यों बोल रहे हैं? तो और हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या सेफ्टी है, तो वो तो हम ही लोग सोचेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग हमें किस समय क्या करना चाहिए या कैसे अपने आप को होल्ड करना चाहिए सोसाइटी में, या
भीड़ में किस तरीके से बातों को रखना चाहिए, वो तो हम ही को देखना होगा। मतलब इसके लिए कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो मैम, क्या वुमेन एम्पावरमेंट सिर्फ एक ही जेंडर तक सीमित होना चाहिए? नहीं, क्या मेंस का इसमें कोई अगर मेंस इसमें इन्वॉल्व हैं तो उनकी क्या, किस तरीके से उनको इन्वॉल्व होना चाहिए? जैसे मुझे ऐसा लगता है कि मेंस ऑलरेडी इसमें इन्वॉल्व हैं। अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो इसमें से वुमेन्स ही नहीं इन्वॉल्व हैं, कहीं ना कहीं मेंस भी इन्वॉल्व है ऑटोमेटिकली। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे हस्बैंड इन्वॉल्व हैं, ठीक है। अगर मैं अपनी मदर की बात करूँ तो एक टाइम पे मेरे फादर इन्वॉल्व थे। तो डायरेक्टली वो सीन में नहीं है, बट इनडायरेक्टली में से वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं। तो ये तो मैंने अपनी पर्सनल बात बताई है, बट एडमिनिस्ट्रेशन में भी आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग हैं जो कि मेल मेंबर्स हैं, वो आपके साथ वुमेन एम्पावरमेंट को ही एम्फसाइज कर रहे हैं। मतलब वो आपके साथ इन्वॉल्व हैं, आपको कोई ऐसा पेन नहीं दे रहे हैं, तो आपको सपोर्ट करते हैं, आपकी चीज़ों को समझते हैं। प्रॉब्लम अगर आपको आती है कहीं पर भी तो उसको डिस्कस करते हैं, सोल्यूशन भी आपको देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मेंस के बिना पॉसिबल हैं चीज़ें, सिर्फ वुमेन्स ही सब कुछ कर लेंगे, ऐसा भी नहीं है। मैम, ये बताइए कि वुमेन्स एम्पावरमेंट को एड्रेस करने के लिए ऐसे कौन से मिसकंसेप्शंस हैं? सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन तो यही है जो आपने भी इससे पहले डिस्कस किया था कि सिर्फ वुमेन्स ही हैं जो वुमेन्स को एम्पावर कर रही हैं। सबसे बड़ा तो यही है, और मुझे तो यही लगता है यही है सबसे बड़ा। हम लोग एक पैट्रियार्कल सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे जहाँ पर हम आज भी इंडिपेंडेंट होने के बाद भी मेंस पे कहीं ना कहीं डिपेंड हैं। तो इस पे आपकी क्या राय है? मेरा देखने का नज़रिया ओजस्वी यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। जो आपने लाइन बोली कि हम मेंस पे डिपेंड है, ऐसा मैं दोनों तरफ से नहीं मानती हूँ। ना तो हम मेंस पे डिपेंड है और ना ही मेंस हम पे डिपेंड है। वी आर इंडिपेंडेंट, और इंडिपेंडेंटली ही अगर हम एक दूसरे को देखते हैं तो ही लाइफ में, या अगर आप एकेडमिक में देखें तो चीज़ें सक्सेसफुली टर्न हो पाती हैं। डिपेंडेंसी तब फील होती है जब आपको कोई एम्पावर करने की कोशिश करता है, लेट डाउन करने की कोशिश करता है, तो तभी आपको ऐसा लगता है कि हम डिपेंड हैं। या आप में कोई चीज़ जैसे कह सकते हैं कि एजुकेशन में कोई कमी है, या आपने अपना माइंड फ्रेम ऐसा बना रखा है कि हम कुछ नहीं कर सकते और आप ब्लेम किसी और पे कर रहे हो। तो माइंड तो देखो चेंज नहीं किया जा सकता है ना। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है कि कोई एक दूसरे पे डिपेंड है, ऐसा नहीं, सब इंडिपेंडेंट है, सिर्फ दिमाग का खेल है सारा। आप सोचते क्या है, मैंने कहा ना, मेंटली आप कितना स्ट्रांग हैं, और टाइम के साथ साथ आपके अंदर कितनी मैच्योरिटी आई है, आप चीज़ों को कैसे देखने लगे हैं, और बहुत सारी चीज़ें इसमें मैटर करती हैं। मतलब इसमें मतलब कितना आप गॉड में बिलीव रखते हैं, कितना आप खुद की चीज़ों में बिलीव रखते हैं, आपने जो बात थ्रो की है आप उस पर कितना बिलीव रखते हैं। मैम, जैसे कि आज भी जब फीमेल्स इंडिपेंडेंट हैं तो कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं लाइफ के या पर्सनली जिन पे वो डिपेंड होती हैं मेंस पे, तो उस पे आपकी क्या राय है? एक्चुअली ये जो लाइन ओजस्वी बोली है आपने, ये मुझे ऐसा मैं समझ पाती हूँ कि कुछ चीज़ों में जहाँ पर हम डिपेंड हैं तो पैरेलली कुछ चीज़ों में मेंस भी डिपेंड है। बट ये जो डिपेंड वर्ड है ना, ये मैं वहाँ प्लेस नहीं करती हूँ। डिपेंड वर्ड मैं प्लेस नहीं करती हूँ। कोई भी चीज़ें हैं जो कुछ काम है ऐसे जो अकेले नहीं होते हैं, चाहे वो घर के हो या प्रोफेशनली हो। मैंने कहा ना, टीम वर्क होता है। फैमिली में भी अगर आप देखोगे तो फैमिलीज होती हैं हमारी, है ना, तो हमारी भी और सब लोगों की, तो सब लोगों का सपोर्ट होता है हर चीज़ में। तो एज सच कोई किसी पे डिपेंड नहीं रहता है। सब काम मिलके, कुछ काम मिलके होते हैं, कुछ काम हम अकेले कर सकते हैं। तो जस्ट लाइक दैट, इतना ही है। सो मैम, मैं आपसे एक एडवाइस जानना चाहती हूँ। यंग जनरेशन को आप क्या एडवाइस देंगी कि वो वुमेन्स एम्पावरमेंट को और उसके एक्शंस को, माइंडसेट्स को कैसे चेंज करें? यंग जनरेशन को
ओजस्वी मैं सिर्फ यही बोलूँगी कि आप जो सोचते हैं कि आपको करना चाहिए, खासतौर से वुमेन्स, है ना, तो बस सिर्फ एक बार उसको क्रॉस चेक कर लीजिए, कहते हैं ना रिवर्स इंजीनियरिंग कर लीजिए कि उससे किसी को हार्म तो नहीं हो रहा है। इमोशनल हार्म कई तरीके के होते हैं, क्योंकि किसी को चोट पहुंचाने एक हार्म नहीं है, इमोशनली किसी को हार्म तो नहीं हो रहा। और किसी में आपको किसको रखना है ये भी आपको एक लिस्ट आउट करना पड़ेगा। मतलब वो लिस्ट बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए, उसमें आपके क्लोज वन कुछ 2 ही 3 लोग होते हैं, सिर्फ उनके ही बारे में जस्ट एक बार सोचना होता है कि कहीं उनको हार्म तो नहीं कर रहे हैं हम अपने डिसीजन को लेकर के, बस दैट्स इट। फिर आपको जो लगता है कि ठीक है वो आप करिए, बिंदास करिए। वुमेन एम्पावरमेंट में मैं यही बोलूँगी। Thank you so much, ma'am, for inspiring us with your words. I truly appreciate your wisdom, passion, and your story. थैंक यू जस्सी, थैंक यू सो मच। सो ये थे हमारे साथ डॉक्टर नेहा गुप्ता मैम, जिनकी इंस्पायरिंग स्टोरी से हम सब लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ऐसे ही और भी गेस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे आगे एपिसोड्स में। टिल देन, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।